बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमने गैल्वानोमीटर को आज डिस्कस करना है। ठीक है, अब गैल्वानोमीटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट। ठीक है, देखिए हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि करंट को मेजर करने वाली डिवाइस सबको मालूम है कि वो कौन सी है, इट इज़ एमीटर। लेकिन गैल्वानोमीटर क्या है? इट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच जस्ट डिटेक्ट्स द पैसेज ऑफ करंट। ठीक है, तो अब ये कैसे डिटेक्ट करता है, या व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, हाउ इज़ इट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी आप लोगों से। तो यू सी कि सबसे पहले क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है जिस पे ये वर्क करता है। इट इज़ दिस कि अ रेक्टेंगुलर कॉयल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक है, उस टॉर्क की वैल्यू क्या है? इट इज़ इक्वल टू NIVA cos अल्फ़ा। ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें और फिर आपको वो बहुत क्लियर होगा। और वैसे यहाँ पर मैं बताने लगी हूँ आपको कि जो टॉर्क डेवलप होता है किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो वो NIVA cos अल्फ़ा में के बराबर होता है, वेयर I इज़ द करंट, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, A इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल, प्लेन एरिया ऑफ द कॉइल, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड B। क्योंकि मैंने यहाँ cos अल्फ़ा यूज़ किया है इसलिए ये प्लेन ऑफ द कॉइल है। ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द कॉइल। देखें, ये भी एक्सपीरियंस किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि जितना नंबर ऑफ़ टर्न्स हम बढ़ा देंगे कॉइल का, उतना ही टॉर्क भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास प्रीवियसली आया था कि अगर एक हम सिंगल वायर का सिंगल टर्न का अगर रेक्टेंगुलर कॉइल लें, तो उसमें जो टॉर्क डेवलप होता है वो है IBA cos अल्फ़ा। लेकिन ये पाया गया कि अगर हम ये कंडक्टर को बड़ा कर लें, लंबा कर लें, इसकी लेंथ बढ़ा लें और हम नंबर ऑफ़ टर्न्स उसकी बढ़ा लें, तो उससे भी टर्निंग इफेक्ट डेवलप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ एक्सप्रेशन वी फाइनली गेट एंड विच इज़ द प्रिंसिपल यूज्ड इन गैल्वानोमीटर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके डायग्राम क्या है। तो सब देखें बच्चों, मैंने आपको ये जो जिस तरह से लिख के दिखाया ना, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसी तरह लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने बोर्ड तैयार है, इसको देखते जाएं। तो सबसे पहले गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन आएगी, फिर प्रिंसिपल आएगा और उसके बाद फिर ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। यू सी कि डायग्राम में क्या है, a rectangular coil of n number of turns is being taken and whose two ends are fixed at these points। ठीक है ना, ये दो मैंने फिक्स सपोर्ट्स बनाए हैं जहाँ पे उस तार के दोनों टर्मिनल्स को हमने अलग अलग फिक्स करना है। और ये वो टर्मिनल्स हैं जहाँ जो कि दो टर्मिनल्स उस गैल्वानोमीटर से बाहर आ रहे होंगे, जो कि करंट सप्लाई ले रहे होंगे। यानी जिस भी सर्किट में आपने देखना है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ कनेक्ट करेंगे और उसके दो टर्मिनल्स गैल्वानोमीटर में यहाँ और यहाँ आके कनेक्ट होंगे। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस हैज़ बीन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ these two magnets. This is one magnet whose north pole is facing with the south pole of another magnet। ठीक है, और इनका शेप हमने क्या लिया है, कॉनकेव शेप लिया है, थोड़ा सा सर्कुलर शेप लिया है, ताकि हमें एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड इन द स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जहाँ पर हम रेक्टेंगुलर कॉइल को रखेंगे। अब ये जो कॉइल को हमने रखा, ठीक है, इसको हमने इन दो एंड से फिक्स किया, तो साथ ही हमने क्या करना है कि एक बहुत ही हेयर लाइक स्प्रिंग यहाँ पे अटैच करनी है विद दिस सस्पेंशन वायर। ये जो कॉइल है इसको आप एक सस्पेंशन वायर से कनेक्ट करते हैं विद द फिक्स सपोर्ट। ये मैंने F नाम दे दिया है सस्पेंशन वायर को। ठीक है, सस्पेंशन वायर इज़ अ थिन वायर विद विच दैट रेक्टेंगुलर कॉइल इज़ सस्पेंडेड। और यहाँ पे भी हम एक स्प्रिंग से एक हेयर लाइक स्प्रिंग अटैच कर देंगे विद दिस कॉइल वायर। ठीक है, इसको मैंने E नाम दे दिया है। तो वी सी दैट, और यहाँ पर एक हम पॉइंटर या नीडल जो है वो और अटैच करेंगे विद द सस्पेंशन वायर। अब ये है कि जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग ड्यू टू दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। NIVA cos अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा होगा कि इसके ऊपर टॉर्क लगे, टर्निंग इफेक्ट डेवलप हो और ये टर्न करे। अब ये जब टर्न करेगा तो ये जो टॉर्क डेवलप हुआ इसको हम कहेंगे कि इट इज़ द डिफ्लेक्टिंग कपल which has developed in this coil and the coil is turning। ठीक है,
तो यहाँ तक इसमें मैंने आपको बताना है। और यहाँ पर ये बात और बता दूँ कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ली, इसको हमने एक एक्चुअली रेक्टेंगुलर कॉइल के कई सारे टर्न्स हम एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम में, रेक्टेंगुलर शेप की फ्रेम में वाइंड करेंगे। टर्न्स यानी कि एक तार लेके उसके कई सारे टर्न्स हम रेक्टेंगुलर शेप की नॉन मैग्नेटिक फ्रेम में वाइंड कर देंगे, और उस फ्रेम को हम एक एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में, और वो कैसा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आयरन का बना हुआ आयरन, और इसको हम कहेंगे कि आयरन कोर, यानी कि बिल्कुल सेंट्रल पार्ट हम इस कॉइल, इन रेक्टेंगुलर कॉइल्स का सेंट्रल पार्ट जो है वो ये आयरन कोर लेंगे, जिसका कि शेप सिलेंड्रिकल होगा, जो ये नज़र आ रहा है, ये ये रखेंगे हम इनिशियली। ठीक है, तो ये करने का मकसद क्या है, टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। देखिए ये थोड़ी सी जो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉन्केव शेप ऑफ द मैग्नेट आ रही है, it will just become radial because of this iron substance of cylindrical shape in between। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का होगा, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये हर तरफ से इसके थ्रू क्रॉस होंगी, आयरन होने की वजह से, क्योंकि आयरन मैग्नेटिक है, इसके थ्रू लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस होंगी, वो सब रेडियल हो जाएंगी, और रेडियल होकर क्या कर देंगी, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो एंड ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन कि जो टर्निंग इफ़ेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म और मैक्सिमम भी होगा। इस टर्निंग इफ़ेक्ट में जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो जो कॉइल जो रोटेट होगी वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट होगी। ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म स्पीड क्यों आ रही होगी, क्योंकि देखिए ये रेडियल करने का मकसद क्या था, रेडियल होने की वजह से यूनिफॉर्म होगा, ये जो टर्निंग इफ़ेक्ट डेवलप होगा। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करने का मकसद इस तरह से था कि वी सी दैट कि हमें मैक्सिमम टॉर्क तभी मिलता है जब बी और ए के दरमियान में एंगल जो है वो ज़ीरो हो और अल्फ़ा ज़ीरो हो। ठीक है ना, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब कॉइल टर्न हो रही होगी तो हर स्टेट में कॉइल का जो प्लेन है इट विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि दे आर रेडियल इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए ये सारी अरेंजमेंट की जाती है, ये ज्योमेट्री इस तरह से रखी जाती है जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म और मैक्सिमम टॉर्क कॉइल में डेवलप होता है, और हम कहते हैं कि इसमें डिफ्लेक्टिंग कपल डेवलप हुआ है। अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ। जी, अब मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हुई है। देखिए ये कॉन्केव शेप्ड नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स हैं, पोल्स हैं उनके, तो इनके दरमियान में जब आपने की सिलेंड्रिकल बॉडी डाली, तो मैं इसका यहाँ पे टॉप व्यू दिखा रही हूँ। देखिए सिलेंड्रिकल बॉडी है तो ऊपर से इसकी जो सरफेस एरिया है ये सर्कुलर है, तो ये सर्कुलर शेप में टॉप व्यू ऑफ दिस बॉडी, सिलेंड्रिकल आयरन कोर दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये टॉप व्यू में आप देख रहे हैं कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस मैग्नेटिक आयरन के थ्रू पास हो रही हैं, एंड दे आर बिकमिंग रेडियल, which were like this before the insertion of the cylindrical iron core। ठीक है, तो अब देखें ये सारी रेडियल हो गई, यूनिफॉर्म हो गई इन एवरी डायरेक्शन, और जो ये कॉइल है जो कि रेक्टेंगुलरली वाइंड अप था अराउंड दिस सिलेंड्रिकल बॉडी, वो अब ये टॉप व्यू से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नज़र आ रहा है। और अब हम देख सकते हैं कि ये जो कॉइल है जिसका सिर्फ टॉप व्यू नज़र आ रहा है, या ये टॉप व्यू नज़र आ रहा है इस सिचुएशन में, या ये नज़र आ रहा है, दे आर दिस कॉइल इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन हियर। ये सरफेस जो है, ये टॉप व्यू है रेक्टेंगुलर कॉइल की, ये इस मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइन से पैरेलल है, या एंगल बिटवीन दीज टू इज़ ज़ीरो, अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, जिसकी वजह से यू सी कॉस अल्फ़ा जो है वो 1 हो जाता है, क्योंकि एज अल्फ़ा इज़ ज़ीरो तो कॉस अल्फ़ा इज़ 1, बिकॉज अल्फ़ा इज़ बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड plane of coil. This alpha is the angle between the magnetic field, this magnetic field and the plane of the coil, जो कि नज़र आ रहा है कि ज़ीरो है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम टॉर्क हर वक्त रोटेशन और ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल एक्ट हो रहा होगा, वो टॉर्क इज इक्वल टू NIBA एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था डायग्राम के साथ। अब ये है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हुआ वो ये है NIBA, इसको हमने डिफ्लेक्टिंग कपल कह दिया, NIBA। अब जब ये एक टॉर्क जब रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगी तो साथ ही ये जो स्प्रिंग यहाँ पे हमारे कनेक्ट करने का मकसद था कि
कि ये स्प्रिंग जो है इसके अंदर साथ ही साथ एक टॉर्जनल कपल डेवलप होगा इस स्प्रिंग के अंदर, कि वो क्या है कि जितना ये कॉयल रोटेट होगा उतना ही उस स्प्रिंग के अंदर अनट्विस्ट करने का, यानी कि जितना ये कॉयल ट्विस्ट हो रहा है उतना ही उस स्प्रिंग के अंदर अनट्विस्ट करने की कैपेबिलिटी पैदा होगी, और उसको हम कहेंगे टॉर्शनल कपल गेटिंग डेवलप्ड इन द स्प्रिंग। और स्प्रिंग जो कि कॉयल में कनेक्टेड है तो वो कॉयल में ही टॉर्शनल कपल भी डेवलप हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू द रेस्टोरिंग टॉर्क, यानी कि जो टॉर्क से वो टर्न हो रहा है तो स्प्रिंग की वजह से वो वापस अनवाइंड होने का की कैपेबिलिटी उसके अंदर भी डेवलप हो रही है, जिसको हम रेस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं। तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि कितना ये रेक्टेंगुलर कॉयल डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रेस्टोरिंग टॉर्क पे डेवलप कर रहा है, ये रेस्टोरिंग कपल कह लें, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनल टू थीटा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम इज इक्वल टू लगाते हैं, तो वी नो इट के हमें यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो सी थीटा हम लिख देंगे इधर सी, तो ये हमारे पास आ गया रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी थी कि जितना ज़्यादा रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा प्रोड्यूस इन द नीडल ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉयल। ये मैंने नीडल यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाई थी, आपको पहले भी बताया था कि जितनी रोटेशन होगी उतना ही नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। तो इट वाज फाउंड कि जितना वो रेस्टोरिंग कॉल से वो रेस्टोरिंग टॉर्क से वो वापस आएगा उतना ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उसके अंदर ज़्यादा होगा। तो वी सी दैट कि रेस्टोरिंग टॉर्क इज़ इक्वल टू सी थीटा, और ये रेस्टोरिंग टॉर्क इज़ इक्वल टू एन आई बी है, ये दोनों बराबर हैं। तो और ये उतना ही डेवलप होगा जितना डिफ्लेक्टिंग कपल है, तो हम एन आई बी ए इज़ इक्वल टू सी थीटा लिख सकते हैं, और आई इज़ इक्वल टू ये सारी क्वांटिटीज़ दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो सी ओवर एन बी ए, और ये थीटा यहाँ पर आ गया। तो ये यहाँ हम अगर इस एक्सप्रेशन पे गौर करें तो ये सी कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ़ टर्न्स भी हमने एक अगर पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर बना लिया है तो वो भी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके अंदर फिक्स है, एरिया ऑफ द कॉइल इज़ आल्सो फिक्स। तो ये सारी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट्स हैं। तो वी सी दैट कि आई इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि जितना करंट हम पास कराएंगे उतना ही डिफ्लेक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल और इन द नीडल ऑफ द कॉइल शोन बाय द डायल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आती है सेंसिटिविटी के, व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर? इट इज़ अ रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, थीटा टू आई। तो थीटा टू आई का जो रेशियो है यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या मिलता है हमें, थीटा बाई आई इज़ इक्वल टू बी ए एन ओवर सी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ एनी गैल्वेनोमीटर। ये मैं अब अगली वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि व्हाट इज़ अ सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो अदरवाइज़ उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। फ़िज़िक्स पेज चैनल आपके लिए, याद रखें इसको, और सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को हम उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा सवाल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।